हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भानु और आपके सामने पेश हूं एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, हम लोग एक स्टेट से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं इस समय, और हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं हम लोग उन्हीं पर वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी की श्रृंखला में हम लोग आज एक वीडियो जो है लाए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये। तो ये सभी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जिनको आपको बिल्कुल देख करके ही जाना चाहिए एग्ज़ाम में, ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ला रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अधिगम के सिद्धांत पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इस टॉपिक में सिर्फ आपको अधिगम के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें सीखने, अधिगम अर्थात सीखना, इस पर आपको क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि बॉक्स से बाहर, यानी कि एक क्षेत्र से बाहर निकल के सोचना, एक बिंदु से अलग हट करके सोचने को ही आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहते हैं। तो जिसमें दोस्तों आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन, क्योंकि अपसारी चिंतन में हम कुछ अलग, कुछ विस्तृत सोच पाते हैं, जबकि अभिसारी चिंतन को हम संकुचित स्तर पर सोचते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपसारी चिंतन, वृहद चिंतन। अगला दोस्तों, सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अर्थात सीखना जो है, कोई व्यक्ति सीख रहा है उसके संवेगों से प्रभावित होगा। जो सीख रहा है उसके संवेग नियंत्रित होंगे, सही होंगे तो वो जल्दी सीखेगा, और अनियंत्रित संवेग अगर होंगे तो उसको सीखने में दिक्कत होगी। तो अगला चलते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान और निर्देश। तो इसमें दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण गतिविधि है वो है संवाद। तो दोस्तों, संवाद गतिविधि जिसमें हम बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, यानी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है, तो वो एक गतिविधि ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा सीखने में महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की तरफ से भी आपको प्रतिक्रिया मिलना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अध्यापक ही अपनी बात को रखता जा रहा है और बच्चा मूक बनकर सुन रहा है। तो इसमें क्रिया, प्रतिक्रिया और संवाद और वार्तालाप, ये चीज़ें जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई आज की शिक्षा में। तो संवाद जो है एक महत्वपूर्ण गतिविधि है सीखने में। अगला दोस्तों, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त देखना है कि बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा होगा। बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, या तो हम ऐसा सोच लें कि बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। अगला है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरा दोस्तों, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं, लेकिन हम लोगों का चूंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो हम लोग बच्चों पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते। बच्चों से हम कुछ भी नहीं कह सकते, उनके साथ कठोर व्यवहार, दंडात्मक व्यवहार, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, कि हम ये मान करके चलेंगे कि बच्चों ने भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है और हमको जो है अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है।
शिक्षक ने कॉन्सेप्ट को भी सही से नहीं समझा पाया है, तो अगर वो अपनी शिक्षण विधि को बदलेगा तब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। गलती कर रहा है तो इसके लिए हम लोग अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऐसा प्रश्न कि जिससे बच्चे गंभीर रूप से सोचें, यानी कि वो एक्टिव हो जाएं, सक्रिय भागी निभाएं, सक्रिय भागिता वे निभा सकें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? हम बच्चों से ये कहेंगे क्या आप इसका आंसर जानते हैं। सेकंड, सही जवाब क्या है, हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं सही जवाब क्या है। या तीसरा है, क्या इसी तरह की स्थिति के बारे में आप सोच सकते हैं कि हम उनसे कहें कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं आप, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों उसमें हम बच्चे को ज़्यादा बोलने के लिए, ज़्यादा प्रतिक्रिया देने के लिए विवश कर सकते हैं कि वो ज़्यादा सोचे और गंभीर चिंतन करेगा और ज़्यादा सक्रिय भागिता निभाएगा, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग बच्चों से अलग अलग आइडियाज़ मिलेंगे और बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो इसका सही आंसर जो है चौथा होगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो व्यावसायिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक? क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, तो इसका सही आंसर होगा अनुभविक। अगला चलते हैं। अगला दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर इसमें फर्स्ट होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहा है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया अधिगम है, जबकि व्यावहारिक रूप में हम इसको अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन मानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। अगला दोस्तों 8 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो सार्थक अधिगम का मतलब ये होता है कि जिसमें हम जो है एक सहयोगात्मक अधिगम की ओर जाएं, इसमें सहयोगात्मक अधिगम हो और सतत एवं समग्र मूल्यांकन हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसमें सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन निहित हैं, क्योंकि ये सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण को बढ़ावा देती है दोस्तों और सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर इसका जोर होता है, तभी हमारा ये सार्थक अधिगम माना जाता है। अगला चलते हैं दोस्तों, हमारा 9वां क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ये कहा गया है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अर्थात कि बच्चे जो है स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, उनको कुछ अलग से नहीं सिखाना पड़ता, वे स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और वे सीखने में सक्षम भी होते हैं, हर बच्चा। अरे सेकंड ऑप्शन में कहा गया है दोस्तों, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। अर्थात बच्चे को अनुवांशिकता के आधार पर उसकी सीखने की क्षमता को पूर्व निर्धारित बताया गया है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं है कि आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि से भी अधिगम से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कि वह पूरी जो है 100 में 100% प्रभावित हो। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है दोस्तों। इसलिए सबसे जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट होगा कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और वह सीखने में सक्षम है, ऐसा मान करके शिक्षक को पढ़ाना है। शिक्षक को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि हर बच्चा समान है
और वो स्वाभाविक रूप से सीखेगा। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अग्रोन्मुखी, कि वो निरंतर बच्चे को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करें। उनकी भूमिका होनी चाहिए अग्रोन्मुखी, कि बच्चा जिस प्रकार से आगे जा सके ऐसी भूमिका निभानी चाहिए। अगला दोस्तों, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो दोस्तों निदान के बाद अर्थात सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। यह चौथा ऑप्शन है समुचित उपचारात्मक कार्य। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा समुचित उपचारात्मक कार्य। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि निदान का मतलब ये होता है कि हमने बच्चों की कमियां पहचान ली है। निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या को जानना कि बच्चों को क्या समस्या आ रही है। अगर आप बच्चे की समस्या को जान गए उसके बाद आपको उसका उपचार करना चाहिए। तो उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, और जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है आपको वहाँ पर उसको जो है काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर उसको समझा करके विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जैसे भी हो सके आपको बच्चे की सिर्फ समस्या को हल करने पर बल देना चाहिए। तो सिर्फ उपचारात्मक कार्य पर ही जोर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो दोस्तों हम जो पहले सीख चुके हैं और उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण, तो इसमें जो है इसका आंसर फर्स्ट सही होगा कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। कि हमने जो पिछला सीखा है और जो हम नवीन सीखने जा रहे हैं तो इनको आपस में जोड़ने से जो है ये समृद्ध बनता है कोई भी अवधारणा। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगला दोस्तों हमारा जो 13वां क्वेश्चन है। तो 13वें क्वेश्चन में हम देखेंगे दोस्तों, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी। दोस्तों अधिगम जो है व्यवहारवादी सिद्धांत पर ही आधारित है, और हमारे जितने भी बाद वाले मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यवहारवाद पर ही विशेष जोर दिया है, और इसीलिए जो है अवलोकनीय व्यवहार जो है ये व्यवहारवादी सिद्धांत के रूप में आता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सही है देखेंगे। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। कि ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जिसमें संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका पहला ऑप्शन ही दोस्तों सही होगा। लेकिन आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है। इसमें दोस्तों सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, ये पूरा 100% सही नहीं माना जा सकता इसको, क्योंकि व्यावहारिक भी होता है और वातावरण और ये सभी चीज़ें इसमें कारक के रूप में हैं। तो सिर्फ जो है मानसिक क्रिया के आधार पर हम इस ऑप्शन को बिल्कुल सही नहीं कह सकते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन इसका फर्स्ट ही होगा कि जिसमें संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला दोस्तों, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों सीखने का सादृश्यता नियम है दोस्तों, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। दोस्तों लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, सीखने का सादृश्यता नियम है कि जिसमें हम पूर्व में कोई अनुभव है उसको हम भविष्य में या वर्तमान में उसको हम आगे उपयोग लाते हैं। अतीत की परिस्थिति को हम वर्तमान में उसको हम अपनाते हैं, लागू करते हैं। दोस्तों शिक्षार्थियों का आत्म नियमन
की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो इसका सही आंसर चौथा दोस्तों, कि हम जो आत्म नियमन का मतलब होता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, कि हमने जो सीखा है हम उसका स्वयं पर्यवेक्षण कर सकें कि कहाँ पर हमने कितना सीखा है, कहाँ त्रुटि है, कहाँ समस्याएं आ रही हैं। तो ये जो है हम आत्म नियमन में ये सब चीज़ें करते हैं। अगला दोस्तों, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं। निर्योग्यता का मतलब होता है डिसेबिलिटीज़, यानी कहाँ कहाँ पर डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं आपको सीखने में। तो सामान्यतः है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि डिसेबिलिटीज़ निर्योग्यताएं लड़कियों की तुलना में लड़कों में पाई जाती हैं, ये गलत है दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों हम ऐसा विभेद नहीं कर सकते हैं कि ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों से पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, उच्च बुद्धि रखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। तो निर्योग्यता दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इस तरह की निर्योग्यता सामान्यतः वंशानुगत होती हैं और जो जेनेटिक होने की वजह से कई बार डिसेबिलिटीज़ उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर इसका जैविक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर थर्ड होगा। अगला चलते हैं। अगला दोस्तों, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। स्व अध्ययन का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी की क्षमता का विकास दोस्तों कैसे किया जा सकता है? महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, या नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो इसका दोस्तों सबसे सटीक आंसर जो होगा वो होगा नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। अगला दोस्तों, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि दोनों ही बच्चे सीख रहे हैं, तो सीखने में जो सबसे कॉमन त्रुटि है वो विकासात्मक। तो दोनों ही बच्चे विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, जैसा कि टीचर करते ही हैं, उत्तर तो सही कराते ही हैं। शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। और फोर्थ है, शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ है और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है हम देखेंगे कि इसके ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो हम नहीं सोचेंगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सोच सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे फोर्थ वाला, शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ है और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा सटीक आंसर इसका थर्ड है। वो इसलिए कि हम शिक्षार्थी से ही कहें कि वो स्वयं त्रुटि का पता लगाए। इससे वो थोड़ा सा जिज्ञासु रहेगा और वो ज़्यादा प्रयास करेगा कि हमने गलती कहाँ पर की है। और इस वाले ऑप्शन में उसको त्रुटि हम बता देंगे तो उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। तो इसका सही आंसर थर्ड होगा कि गणित में आप उसको जो है स्वयं ही दोबारा से त्रुटि का पता लगा करके करने के लिए कहें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और सीटेट की तैयारी के लिए वीडियो इस तरह से आते रहेंगे। धन्यवाद।